गुलाब सिंह जो उस टाइम सिख एम्पायर के अंडर कश्मीर पर रूल कर रहे थे, वो उनको धोखा देकर अंग्रेजों के साथ मिल जाते हैं। डोगरा रूल के अंडर कश्मीरी मुस्लिम्स को सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाने लगा। कहते हैं अगर वो सिर्फ कब्जा करते तो श्रीनगर तक भी पहुंच जाते, लेकिन उन्होंने ऑक्यूपाइड कश्मीर में हर आदमी को मारा और हर औरत का रेप किया, इसलिए वो श्रीनगर पहुंचने में लेट हो गए। ये सब करने के बाद भी हरी सिंह इतना ज्यादा डरे हुए थे कि उन्होंने सोने से पहले अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दिया था। लेकिन ये पासा भी कांग्रेस पर उल्टा ही पड़ता है, क्योंकि गुलाम मोहम्मद सीएम बनते ही ये वो लोग थे जो कश्मीर को इंडिया से अलग करना चाहते थे, और अब इनका इलेक्शंस और डेमोक्रेसी पर से विश्वास उठ गया था और ये सेपरेटिस्ट बन गए, और यहीं से कश्मीर की बर्बादी की नींव रख दी गई। रिलीफ सलीफ या गलीफ ये नारा पूरे कश्मीर में गूंजने लगा। इसका मतलब था कन्वर्ट, रन और डाई। इस आतंकवाद में मरने वाले सिर्फ हिंदूज नहीं, मुस्लिम्स भी थे। एक तरह से उस दिन जम्मू एंड कश्मीर में कोई सरकार ही नहीं थी, सबने कश्मीरी पंडितों को वहां पर अकेले मरने के लिए छोड़ दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर जगह कश्मीर, कश्मीर और कश्मीर। क्या इंडिया का पार्ट है भी? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 1 की फर्स्ट लाइन में ही लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, और इस यूनियन ऑफ स्टेट्स में जम्मू एंड कश्मीर भी आता है। इनफैक्ट जब जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसमें भी सबसे ऊपर यही चीज लिखी गई थी कि कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि कश्मीर इंडिया का पार्ट है या नहीं। शुरू से शुरू करते हैं। कश्मीर दुनिया जिसे जन्नत बोलती है, लेकिन इस जन्नत की सीढ़ियां खून से सनी है। कश्मीर का मेंशन हमें मिलता है नीलमत पुराण में। 6th सेंचुरी में कश्मीर के ऊपर एक पूरा स्क्रिप्चर लिखा गया, इसका नाम था नीलमत पुराण। इसके अकॉर्डिंग कश्मीर ओरिजिनली एक लेक थी, इसका नाम था सतीसर। फिर ऋषि कश्यप आए और उन्होंने झीलम नदी के थ्रू इस लेक का पानी निकाला, जब जाके बनी है कश्मीर वैली। कश्मीर का मतलब ही कश्यप की मीर है, यानी ऋषि कश्यप की लेक। हमें कश्मीर का मेंशन महाभारत में मिलता है। उस टाइम कश्मीर के राजा गोनंद कौरवों की तरफ से लड़े थे, पर ये सब रिलीजियस नैरेटिव है। फैक्ट क्या है? रिलीजियस नैरेटिव को साइड रख भी दे, लेकिन कल्चरल सिमिलरिटीज और लोकेशन तो रियल होगी ना। 3rd सेंचुरी में कश्मीर किंग अशोका के राज में मौर्यन एम्पायर का हिस्सा बनता है। आज का श्रीनगर किंग अशोका ने बनवाया था। अशोका के राज में कश्मीर में बुद्धिज्म भी फैलता है। उस टाइम कश्मीर को इंटेलेक्चुअल्स का घर माना जाता था। कश्मीर की नीलम वैली जो आज पीओके में है, वहां पर नालंदा से भी पहले एशिया का सबसे बड़ा लर्निंग सेंटर था। श्रद्धा पीठ, जहां तिब्बत, चाइना, सेंट्रल एशिया से लोग पढ़ने आते थे। जब दुनिया को यूनिवर्सिटीज का कॉन्सेप्ट तक नहीं पता था, तब कश्मीर दुनिया को स्कॉलर्स और फिलोसोफर्स दे रहा था। आदि शंकराचार्य ने भी बुद्धिस्ट को डिबेट में श्रद्धा पीठ में हराया था। कश्मीर में शिव भक्त हिंदूज और बुद्धिस्ट पीसफुली रह रहे थे और दुनिया में अपनी लर्निंग्स बांट रहे थे। 14th सेंचुरी में कश्मीर की पॉपुलैरिटी देखकर इस्लाम भी यहाँ एंटर होता है। कई सूफी सेंट्स भी आए यहाँ, जैसे बुलबुल शाह, शेख नूरुद्दीन वली, जिसको कश्मीरी लोग नंद ऋषि भी कहते थे। और थोड़े टाइम बाद कश्मीर के फर्स्ट मुस्लिम रूलर बने शाह मीर, और फिर नंद ऋषि ने इस्लाम और शिविज्म को मिलाकर कश्मीरी ऋषि कल्चर बनाया, जहाँ पर मुस्लिम्स और हिंदूज एक जैसे रिचुअल्स फॉलो करते थे। लेकिन इसके बाद से कश्मीर की किस्मत खराब होनी शुरू हो गई, क्योंकि गद्दी पर बैठा शामी डायनेस्टी का राजा सिकंदर बुट शकीन, जिसने हजारों मंदिर तोड़वा दिए, किताबें जलवा दी, श्रद्धा पीठ भी तोड़वा दिया, हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगा दिया गया। और ये सब इसलिए क्योंकि वो मूर्ति पूजा के खिलाफ था। उस दिन से कश्मीर का असली इतिहास दबता चला गया। इसके बाद मुगल एरा शुरू हुआ और 1586 में अकबर ने कश्मीर को मुगल एम्पायर में जोड़ लिया। मुगल एरा के टाइम पे कश्मीर में काफी काम हुआ। आज का शालीमार बाग, निशात बाग उन्हीं के टाइम का बनवाया हुआ है। पर मुगल एरा के टाइम पर कश्मीर पे काफी हैवी टैक्सेस थे, और ये टैक्स का पैसा कश्मीर में न खर्च होकर दिल्ली जाता था। लेकिन कश्मीर की असली दिक्कतें तब बढ़ी जब 1751 में अफगानी रूलर अहमद शाह दुर्रानी कश्मीर को कैप्चर कर लेता है। उस टाइम कश्मीरी हिंदुओं को बहुत ब्रूटली टॉर्चर किया जाने लगा। हिंदुओं को मारा जाता था, मंदिर फिर से तोड़वा दिए गए, फोर्स कन्वर्जन भी हुए, हिंदुओं पर जजिया टैक्स फिर से लगा दिया गया, औरतों को अफगानी सोल्जर्स उठाकर ले जाते थे। अफगानियों के राज में कश्मीरी हिंदुओं की पॉपुलेशन बहुत तेजी से घट गई।
1419 में अफगान्स को हराकर कश्मीर में आता है सिख अंपायर। महाराजा रंजीत सिंह की तरफ से गुलाब सिंह कश्मीर के ऊपर सिख अंपायर के अंडर रूल करते हैं। सिख अंपायर में काफी चीजें सही हुई, मंदिरों को वापस से बनवाया गया, कल्चरल फ्रीडम को वापस लाया गया, गौ हत्या को भी बैन कर दिया गया और लॉ एंड ऑर्डर भी बेटर हुआ। लेकिन टैक्स सिख अंपायर के टाइम पर भी बहुत ज्यादा था। हर इंसान को 200 किलो से ज्यादा अनाज हर साल देना पड़ता था। लोकल मुस्लिम्स पर भी रिस्ट्रिक्शंस थी कि वो अजान के लिए लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर भी सब कुछ सही था, क्योंकि आने वाली दिक्कतों के सामने ये चीज कुछ भी नहीं थी। 1845 ब्रिटिशर्स इंडिया में अपने पैर पसार रहे थे और इसी टाइम फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर भी होती है। गुलाब सिंह जो उस टाइम सिख अंपायर के अंडर कश्मीर पर रूल कर रहे थे, वो उनको धोखा देकर अंग्रेजों के साथ मिल जाते हैं और सिख अंपायर ये वॉर हार जाता है। ब्रिटिशर्स गुलाब सिंह डोगरा से खुश होकर सिर्फ 75 लाख रुपीस में कश्मीर उनको बेच देते हैं और यहाँ से डोगरा एम्पायर की शुरुआत होती है। डोगरा रूल में जम्मू एंड कश्मीर को एक पावरफुल स्टेट बनाया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, स्कूल्स डेवलप हुए, कश्मीर को कल्चरली रिच और पॉलिटिकली स्टेबल बना के रखा। हरी सिंह ने स्लेवरी को अबॉलिश किया और एजुकेशन पर काफी काम किया। लेकिन डोगरा रूल में मुस्लिम्स को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। मुस्लिम्स को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था। मुस्लिम फार्मर्स पर हैवी टैक्सेस लगा दिए गए थे। कश्मीरी मुस्लिम्स के पास एजुकेशन, जॉब और पॉलिटिकल राइट्स ना के बराबर थे। डोगरा रूल के अंडर कश्मीरी मुस्लिम्स को सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाने लगा। 1931 में उन लोगों का पेशेंस टूटता है और अब्दुल कादर खान, वहाँ के लोकल मुस्लिम लीडर, डोगरा रूल के खिलाफ आवाज उठाते हैं। लेकिन उन्हें तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है और श्रीनगर सेंट्रल जेल में उनका ट्रायल चलता है। जेल के बाहर मुस्लिम लोगों का एक बड़ा ग्रुप इकट्ठा होता है और डोगरा रूल के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगता है। ये सब देखकर डोगरा गवर्नर ओपन फायर का ऑर्डर देते हैं। इसी वजह से 22 कश्मीरी लोग वहाँ मारे जाते हैं। तब से लेकर आज तक कश्मीरी मुस्लिम्स 13 जुलाई को मार्टर्स डे बुलाते हैं। लेकिन दूसरी साइड इसके बारे में कहती है कि कभी कभी प्रोटेस्ट के पीछे पॉलिटिक्स भी होती है। ये मूवमेंट सिर्फ इनजस्टिस के खिलाफ नहीं था, कम्युनल कलर्स भी ले रहा था। अब्दुल कादर की स्पीच में हिंदू रूलर्स और हिंदूज का ओपन क्रिटिसिज्म किया गया था। डोगरा एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे लॉ एंड ऑर्डर का थ्रेट माना और फायरिंग का जस्टिफिकेशन दिया। लेकिन इस फायरिंग के बाद से हिंदू मुस्लिम्स के बीच टेंशंस बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई और यहीं से कश्मीर की बर्बादी की नींव रख दी गई। फिर आता है 1947। इंडिया 200 साल की अंग्रेजी हुकूमत से आजाद होने वाला था, लेकिन आजादी के साथ साथ हमें पार्टीशन भी मिलता है। ब्रिटेन इंडिया के पार्टीशन के लिए एक ब्रिटिश लॉयर साइरल रेडक्लिफ को इंग्लैंड से बुलवाते हैं। ये इंसान पहली बार इंडिया आ रहा था और इंडिया के बारे में कुछ नहीं जानता था। इसने बस एक बार प्लेन में बैठकर नॉर्थ इंडिया का चक्कर लगाया और सिर्फ 5 हफ्तों में बॉर्डर डिसाइड करके दे दी। इसी फैसले ने लाखों लोगों की फेट डिसाइड करी, क्योंकि इस पार्टीशन की वजह से करीब 20 लाख लोग जान से मारे गए। आजादी के टाइम पर कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था, यानी कि वो जगह जो ब्रिटिशर्स इनडायरेक्टली रूल करते थे किसी राजा के थ्रू। ब्रिटिशर्स ने प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन दिए थे, या तो इंडिया के साथ मिल जाओ या पाकिस्तान के साथ मिल जाओ और चाहो तो इंडिपेंडेंट रह लो। इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हिंदू और मुस्लिम के बेस पर हुआ था। कश्मीर जिसकी 77% आबादी मुस्लिम थी, लेकिन उसका रूलर हरी सिंह एक हिंदू था। कश्मीर सारे प्रिंसली स्टेट्स में सबसे बड़ा था और उसकी बॉर्डर यूएसएसआर और चाइना से लगती थी। तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही कश्मीर को अपने साथ मिलाने की कोशिश करने लगते हैं। जिन्ना को लगता था क्योंकि कश्मीर की ज्यादातर पॉपुलेशन मुस्लिम है तो पाकिस्तान के साथ ही मिलेगा। इसी वजह से जिन्ना ने कश्मीर को एक ब्लैंक चेक भी ऑफर किया था। राजा हरी सिंह जानते थे कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है, उनके साथ मिले तो इलेक्शंस होंगे और उनकी पावर्स चली जाएंगी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तो था एक मुस्लिम स्टेट, वहाँ एक हिंदू राजा कैसे रूल करे। इसलिए हरी सिंह कश्मीर को इंडिपेंडेंट रखने का डिसाइड करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कश्मीर में एक ग्रोइंग पॉपुलर लीडर शेख अब्दुल्ला राजा के खिलाफ कश्मीर छोड़ो आंदोलन चला रहे थे, उनका मुस्लिम्स को सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट करने की वजह से। और इसी टाइम शेख अब्दुल्ला और पंडित नेहरू की भी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। पंडित नेहरू को विश्वास था अगर शेख अब्दुल्ला गद्दी पर होंगे तो जरूर इंडिया का साथ देंगे। लेकिन राजा हरी सिंह ये सब देखकर शेख अब्दुल्ला को जेल में बंद करवा देते हैं। 22 अक्टूबर 1947 पाकिस्तान के सबर का बांध टूटता है और पाकिस्तान कश्मीर को फोर्सफुली ऑक्यूपाई करने का सोचता है। पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम ना आए इसलिए वो ऑफिशियली अपनी मिलिट्री ना भेजकर अनऑफिशियली कुछ पश्तून ट्राइब्स को हथियार देकर वहां भेजता है। और थोड़े ही टाइम में ये पाकिस्तानी लड़ाके श्रीनगर के काफी पास बारामूला तक पहुंच जाते हैं।
और कश्मीर को बर्बाद करने लगते हैं। कहते हैं अगर वो सिर्फ कब्जा करते तो श्रीनगर तक भी पहुंच जाते, लेकिन उन्होंने ऑक्यूपाइड कश्मीर में हर आदमी को मारा और हर औरत का रेप किया, इसलिए वो श्रीनगर पहुंचने में लेट हो गए। सिर्फ 1/3 पॉपुलेशन बारामूला की जिंदा बची थी। ये सब देखकर राजा हरी सिंह इंडिया से मदद मांगते हैं, लेकिन उस टाइम तक कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं था, इसलिए ओपनली इंडिया पाकिस्तान के साथ जंग नहीं शुरू कर सकता था। इसलिए राजा हरी सिंह फाइनली इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं और ऑफिशियली कश्मीर इंडिया का हिस्सा बनता है। इसी के साथ साथ पंडित नेहरू शेख अब्दुल्ला को भी जेल से निकलवाते हैं और उन्हें कश्मीर का हेड बनाने के लिए भी राजा को कन्विंस कर लेते हैं। ये सब करने के बाद भी हरी सिंह इतना ज्यादा डरे हुए थे कि उन्होंने सोने से पहले अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दिया था कि अगर सुबह तक इंडियन आर्मी नहीं पहुंची तो उन्हें नींद में गोली मार दी जाए। अगले दिन इंडियन आर्मी कश्मीर पहुंचती है और दूसरी तरफ से पाकिस्तान ने भी ओपनली अपनी मिलिट्री को भेजना शुरू कर दिया था और एक इंडिया पाकिस्तान की वॉर बन जाती है। इंडिया ने आते ही पाकिस्तान को पीछे करना शुरू करा और 2/3 हिस्सा कंट्रोल में भी ले लिया, लेकिन गिलगिट और बाल्टिस्तान अभी भी पाकिस्तानी कंट्रोल में था। पर अनएक्सपेक्टेडली इंडिया वॉर के बीच में यूएन चला जाता है। पंडित नेहरू को भरोसा था कि कश्मीर ने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया है तो यूएन इंडिया का ही साथ देगा और पाकिस्तान को कश्मीर से बाहर निकालेगा। लेकिन इसके बारे में दूसरी साइड कहती है कि ये पंडित नेहरू की बहुत बड़ी गलती थी। वॉर के बीच में यूएन जाने की जगह मिलिट्री को थोड़ा टाइम देते और पूरे कश्मीर पर कंट्रोल ले लेते। ऊपर से कश्मीर में हालात ठीक होने के बाद वहां पर प्लेबिसाइड का वादा भी किया है, पर इनके हिसाब से अगर कश्मीर को मिलिट्री के जोर पर लिया जाता तो एक टेम्पररी सॉल्यूशन होता। ऊपर से इंटरनेशनली इंडिया को काफी बैकलैश भी फेस करना पड़ता और प्लेबिसाइड का वादा पंडित नेहरू ने शेख अब्दुल्ला के भरोसे पे किया था। इंडिया जब यूएन पहुंचा तो उसे भरोसा था कि यूएन पाकिस्तान को कश्मीर से बाहर निकलने को कहेगा क्योंकि उसने इलीगली इन्वेड किया था। लेकिन उस टाइम यूएन में उनकी चलती थी जो वर्ल्ड वॉर 2 जीते थे, जैसे यूके, यूएस, और ये दोनों ही उस टाइम पाकिस्तान के सपोर्ट में थे। यूएन ने 3 पार्ट का रेजोल्यूशन दिया। पहले पार्ट में था सीज फायर, जो जहां है वो रुक जाए और सीज फायर कर ले, और सेकंड पार्ट में पहले पाकिस्तान अपनी आर्मी पीछे लेगा, फिर इंडिया अपनी आर्मी पीछे लेगी, और थर्ड पार्ट में होगा कश्मीर में प्लेबिसाइड। सीज फायर के लिए तो दोनों देश मान जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी आर्मी पीछे नहीं लेता। इस वजह से इंडियन आर्मी पीछे नहीं जाती, और जब तक दोनों देशों की आर्मी पीछे नहीं जाएगी तो प्लेबिसाइड कैसे होगा। जो जहां रुक गया वो बन गई LOC, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। अब सवाल ये था कि जब तक ये इशू सॉल्व नहीं होता कश्मीर चलेगा कैसे। राजा हरी सिंह इंडिया के साथ मिलने के बाद कश्मीर में इंटीरियम गवर्नमेंट बना लेते हैं और शेख अब्दुल्ला को वहां का PM भी बना देते हैं। यस, कश्मीर का CM नहीं PM था। असल में उस टाइम इंडिया आजाद हुआ था और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। कश्मीर ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था उसके 7th पॉइंट में साफ साफ लिखा था कि किसी भी हाल में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कश्मीर पे लागू नहीं होगा। सिर्फ कम्युनिकेशन, डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स पर इंडिया कंट्रोल करेगा। और कश्मीर के पास खुद का भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो इस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया आर्टिकल 370, जिसके हिसाब से इंडिया उन्हीं 3 चीजों पर लॉ बना सकता है, वो भी कश्मीरी गवर्नमेंट से पूछने के बाद। कुल मिला के बात इतनी थी कि आर्टिकल 370 के हिसाब से कश्मीर इंडिया का पार्ट था तो, लेकिन अपने लॉस और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। अब्दुल्ला पावर में आने के बाद पंडित नेहरू के सामने कुछ शर्तें रखते हैं, जैसे कश्मीर का CM नहीं वजीर आजम होगा, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, और कश्मीर का खुद का एक फ्लैग भी होगा। पंडित नेहरू ज्यादा कुछ ना सोचकर इन सारी शर्तों को मान लेते हैं, लेकिन इसके बाद से ही शेख अब्दुल्ला का झुकाव, जो पहले इंडिया की तरफ था, अब वो पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो गया और वो आजाद कश्मीर की बातें करने लग गए थे। इनफैक्ट एक पब्लिक इवेंट में उन्होंने ये तक बोल दिया था कि एक टाइम आएगा जब हम इंडिया को गुड बाय बोल देंगे। असल में उस टाइम एक विधान, एक निशान और एक प्रधान का नारा जोरों पर था। शेख अब्दुल्ला को डर था कहीं इसी के चलते कश्मीर की स्पेशल पावर्स भी ना छीन ली जाए और कश्मीर की आजादी का सपना सपना ही ना रह जाए। इसी वजह से ये लोग बोलते हैं शेख अब्दुल्ला ने इंडिया को धोखा दिया था, और ऐसी हरकतों की वजह से पंडित नेहरू उन्हें PM की पोस्ट से हटवाते हैं और एंटी नेशनल के आरोप में उन्हें अरेस्ट करवा लेते हैं, और 11 सालों तक शेख अब्दुल्ला को हाउस अरेस्ट में रखा जाता है। 1956 में जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, जिसमें साफ साफ लिखा गया था कि जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। 1962 में इंडिया चाइना की भी वॉर होती है। इंडिया ये वॉर हार जाता है और चाइना कश्मीर का ये हिस्सा कब्जा लेता है।
ये देखकर पंडित नेहरू 1964 में अपनी डेथ से पहले एक रूल पास करवाते हैं जिससे आर्टिकल 356 भी कश्मीर पर लागू हो सकता है। इस आर्टिकल के हिसाब से इमरजेंसी के टाइम पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। 1971 में इंडिया और पाकिस्तान की एक और वॉर होती है, लेकिन इस बार कश्मीर के लिए नहीं, ईस्ट पाकिस्तान की आज़ादी के लिए। पाकिस्तान ये वॉर हार जाता है और ईस्ट पाकिस्तान बन जाता है बांग्लादेश। ये सब देखकर शेख अब्दुल्ला भी समझ जाते हैं कि इंदिरा गांधी, जो उस टाइम इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी, उनके सामने आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान से मिलने की बात करना बेकार है। इसलिए वो इंदिरा शेख एकॉर्ड साइन कर लेते हैं और प्लेबिसाइट की जिद भी छोड़ देते हैं। करीब 12 साल बाद शेख अब्दुल्ला को फाइनली रिलीज किया जाता है और वो पावर में भी आते हैं, लेकिन इस बार एज अ पीएम नहीं, सीएम, क्योंकि इन 12 सालों में काफी चेंजेस कर दिए गए थे कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 70 से 80% हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर पर लागू होने लगा था और शेख अब्दुल्ला की पावर और होल्ड दोनों ही कश्मीर पर बहुत कम हो चुकी थी। 1982 में 76 की एज में शेख अब्दुल्ला की डेथ हो जाती है और उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला कश्मीर के नए सीएम बनते हैं। अब फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस से कंट्रोल में आ नहीं रहे थे। वो कभी कश्मीर को पाकिस्तान से मिलाने की बातें करते थे तो कभी आजाद कश्मीर की। कांग्रेस ये देखकर फारूक अब्दुल्ला को हटाती है और उन्हीं के ब्रदर इन लॉ गुलाम मोहम्मद को सीएम बना देती है। लेकिन ये पासा भी कांग्रेस पर उल्टा ही पड़ता है, क्योंकि गुलाम मोहम्मद सीएम बनते ही आजाद कश्मीर के नारों को और बढ़ चढ़कर सपोर्ट करते हैं, कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते हैं और सेपरेटिस्ट लोगों के मसीहा बन जाते हैं। गुलाम मोहम्मद के राज में 100 से भी ज्यादा सेपरेटिस्ट पार्टीज बनती है, जैसे JKLF, हुर्रियत, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब। और ये सारी पार्टीज मिलकर बनाती है मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, जो कश्मीर में इलेक्शन लड़ने का डिसाइड करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को डर था कहीं सेपरेटिस्ट लोग इलेक्शन जीतकर गवर्नमेंट ना बना ले, इसलिए जब कश्मीर में इलेक्शंस होते हैं तो एक तरफ थे फारूक अब्दुल्ला, जिन पर कांग्रेस वापस से भरोसा कर सपोर्ट कर रही थी, और दूसरी तरफ था मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट। और फारूक अब्दुल्ला इलेक्शंस जीत भी जाते हैं, पर ऑपोजिशन मानता है कि इन इलेक्शंस में चीटिंग हुई थी। करीब 13 सीट्स जहां पर फारूक अब्दुल्ला हार रहे थे, वहां के रिजल्ट्स को कई दिनों तक डिले किया गया। इनफैक्ट खुद फारूक अब्दुल्ला ने बाद में माना था कि वो 1986 के इलेक्शंस रिग्ड थे। फारूक अब्दुल्ला ने पावर में आते ही मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के लीडर्स को जेल में डालना शुरू कर दिया। ये वो लोग थे जो कश्मीर को इंडिया से अलग करना चाहते थे, और अब इनका इलेक्शंस और डेमोक्रेसी पर से विश्वास उठ गया था और ये सेपरेटिस्ट बन गए। अच्छा, फारूक अब्दुल्ला का सीएम बनना सिर्फ मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट को ही नहीं चुभ रहा था, एक शख्स और था, मुफ्ती मोहम्मद सैयद, जो महबूबा मुफ्ती का फादर था और खुद सीएम बनना चाहता था। उसको बस एक मौका चाहिए था कि फारूक अब्दुल्ला का नाम खराब हो और उसको सीएम बनने का मौका मिले। इसलिए मुफ्ती मोहम्मद सैयद और मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट ने शुरू किया कश्मीर में आतंकवाद। कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ वायलेंस शुरू हो गया। 300 से ज्यादा हिंदुओं के घरों को जला दिया गया, 50 से ज्यादा मंदिरों को भी तोड़वा दिया गया। कश्मीर में मिलिटेंसी पीक पर थी। आज़ाद कश्मीर के नारे हर जगह गूंज रहे थे। जो कोई भी इंडिया के सपोर्ट में बात करता था, उनको ये लोग मार देते थे। 1989 तक हालत इतनी खराब हो गई कि इन्होंने टीका लाल टपलू, जो उस टाइम बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट थे जम्मू एंड कश्मीर में, उनका मर्डर कर दिया। और थोड़े टाइम बाद उन्होंने रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू, जिन्होंने मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई थी, उनको भी मार दिया। हद तो तब हो गई जब इन्होंने मुफ्ती मोहम्मद, जो उस टाइम होम मिनिस्टर बन चुके थे, उन्हीं की बेटी को किडनैप कर लिया और 5 मिलिटेंट्स को भी छुड़वा लिया। ये सब करके उन टेररिस्ट का हौसला और बुलंद हो गया और शुरू हुआ कश्मीर में पंडितों की मौत का खेल। रिलीफ, सलीफ या गलीफ, ये नारा पूरे कश्मीर में गूंजने लगा। इसका मतलब था कन्वर्ट, रन और डाई। ये नारा मस्जिदों की लाउड स्पीकर से दिया जा रहा था और उन मिलिटेंट्स का कहना था कि कश्मीरी हिंदू कश्मीर छोड़ के भाग जाएं और अपनी औरतों को हमारे पास छोड़ जाएं। हर दिन कश्मीरी पंडितों के नाम की अखबार में हिट लिस्ट छपती थी। आतंक इतना था कि ये लोग खुलेआम AK-47 लेके घूमते थे और मर्डर करते थे। पुलिस उल्टा इनको देखकर छुप जाती थी। और ब्रुटैलिटी इतनी कि इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल टीचर गिरजा टीकू को ब्रूटली रेप किया और एक मैकेनिकल सॉ की मदद से उनको जिंदा 2 टुकड़ों में काट दिया। और फिर आई 19 जनवरी 1990 की वो रात, जिस दिन सबसे ज्यादा रेप हुए, मर्डर हुए और लूटपाट हुई।
कश्मीरी पंडितों को लाखों की तादाद में अपना घर बार छोड़कर वहां से भागना पड़ा। तुम्हें लगता है कि वापस जाओगी तुम कभी वहाँ पे? हाँ। मन करता है वापस जाने का? हाँ। क्या कहते हैं मम्मी पापा, क्या कहते हैं कि वापस जा पाओगी वहाँ पे? नहीं। क्या कहते हैं, कभी नहीं जाएंगे वहाँ? ना। तो फिर क्या कहते हैं, कहाँ रहेंगे? यही। तो यहाँ क्या करेंगे? पता नहीं। कश्मीरी पंडित जिन कैंप्स में रुके उनकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी। करीब 6000 कश्मीरी पंडित कैंप्स में मारे गए। पर ये पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि इस आतंकवाद में मरने वाले सिर्फ हिंदूज नहीं, मुस्लिम्स भी थे। कई मुस्लिम लीडर्स जिन्होंने इंडिया के सपोर्ट में बात करी, इन लोगों ने उन्हें भी मार दिया। मोहम्मद फारूक शाह, जो उस टाइम कश्मीर जमा मस्जिद के मीर वाइस थे, यानी कि हेड, उन्होंने जब कश्मीरी पंडितों के सपोर्ट में बात करी तो उन्हें भी इन लोगों ने मार डाला। बिट्टा कराटे ने भी अपने इंटरव्यूज में कई बार कहा है कि उसने हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों को मारा है। और कहीं ना कहीं JKLF, हिजबुल मुजाहिदीन, इन सब को पाकिस्तान और कश्मीरी लीडर्स इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे थे। इनफैक्ट फारूक अब्दुल्ला ने तो खुद माना था एक स्टेटमेंट में कि उसने लोगों को कहा था कि पाकिस्तान जाओ, वहां से वेपन्स लो, ट्रेनिंग लो, बस ध्यान रहे कि कश्मीर का गवर्नर तुम्हें ना पकड़ ले। ये आदि ज्यादातर कश्मीर का अनएजुकेटेड और अनएम्प्लॉयड यूथ था, जिसे पाकिस्तान इजीली माइंड वॉश करके वेपन्स और पैसे देता था कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए। 1990 में बिगड़ते हुए हालातों को देखकर जम्मू एंड कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। गवर्नर जगमोहन वहां पहुंचते उससे पहले ही CM फारूक अब्दुल्ला ने रिजाइन कर दिया। और ये वही 19 जनवरी का दिन था जब गवर्नर मौसम खराब होने की वजह से कश्मीर पहुंच नहीं पाए और CM ऑलरेडी रिजाइन दे चुके थे। एक तरह से उस दिन जम्मू एंड कश्मीर में कोई सरकार ही नहीं थी। सबने कश्मीरी पंडितों को वहां पर अकेले मरने के लिए छोड़ दिया। पाकिस्तान हमेशा कहता है कि उसका इन सब में कोई हाथ नहीं है, लेकिन कश्मीरी मिलिटेंट्स जिनके पास पैसे नहीं थे, अनएम्प्लॉयड थे, उनके पास रॉकेट लॉन्चर्स, ग्रेनेड्स, माइंस, राइफल्स आ कहां से रहे थे। 21 जनवरी को जब मुस्लिम प्रोटेस्टर्स का एक बड़ा ग्रुप आजादी के नारे लगाता हुआ लाल चौक जा रहा था तो CRPF ने उन्हें रोका, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि CRPF ने उन पर ओपन फायर कर दिया। इंडिया के हिसाब से 28, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 50 और विक्टिम्स के हिसाब से 280 डेथ्स हुई। सारे मुस्लिम्स नहीं चाहते थे कि पंडित्स कश्मीर छोड़कर जाएं। वजाहत हबीबुल्ला, जो उस टाइम एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने गवर्नर जगमोहन को रिपोर्ट दी भी थी और उनसे कहा था कि पंडितों को रोक लिया जाए, लेकिन गवर्नर जगमोहन ने जानबूझकर कश्मीरी पंडितों को वहां से जाने दिया। और ये एकदम सही किया गवर्नर ने, क्योंकि उस टाइम तक अफ्स्पा यानी कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट लगना था जम्मू एंड कश्मीर में, और अगर पंडित्स चले जाते तो आर्मी को फ्री हैंड नहीं मिल पाता कंट्रोल करने के लिए, और वो ऐसा ना करते तो और जाने जाती। आर्मी को भी कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म करने में कई साल लग गए, और इसी टाइम के दौरान इंडिया में भी कई बड़े बड़े टेररिस्ट अटैक्स हो रहे थे। कभी प्लेन हाईजैक तो कभी पार्लियामेंट अटैक और कभी 26/11, और इन सब के पीछे एक ही नाम था, पाकिस्तान। ये सब कुछ हो रहा था और इंडिया कुछ कर भी नहीं पा रहा था। और दूसरी तरफ पाकिस्तान दुनिया में अपना प्रोपेगेंडा बहुत अच्छे से फैला रहा था कि वो तो इनोसेंट है और खुद टेररिज्म का शिकार है, और इंडियन आर्मी तो खुद जम्मू एंड कश्मीर में सिविलियंस को मार रही है और औरतों का रेप कर रही है। पाकिस्तान का भांडा तो तब फूटा जब 9/11 का ओसामा बिन लादेन खुद पाकिस्तान की मिलिट्री बेस के पास मिला, और 26/11 के अजमल कसाब ने भी कंफर्म किया कि उसे पाकिस्तान ने भेजा था। बड़ी प्लानिंग के साथ पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे को इंडिया पाकिस्तान से शिफ्ट कर हिंदू मुस्लिम पर कर दिया था, और मुस्लिम कश्मीरियों के मन में ये भर दिया कि कश्मीर हिंदुओं की जगह नहीं है। बॉलीवुड ने भी बड़े अच्छे से हैदर और मिशन कश्मीर जैसी मूवीज से मिलिटेंट्स के लिए खूब सिंपैथी बटोरी, पर वहीं दूसरी तरफ जब कश्मीर फाइल्स में हिंदू पंडितों की साइड दिखाई तो सबने इसको प्रोपेगेंडा बता दिया, और हमारा सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल क्राउड भी पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में आकर फ्री कश्मीर और इंडियन आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लग गया। हम आफ्स्पा के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा। ये सब चलता रहता है और साल आता है 2014 और पावर में आती है बीजेपी। कांग्रेस जो टेररिज्म को डिप्लोमेसी से सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी, बीजेपी बिल्कुल इसकी उलट टेररिज्म के बदले में हार्ड पावर का इस्तेमाल कर रही थी। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में एक चीज ये लिखी थी कि वो पावर में आके आर्टिकल 370 को हटा देंगे। बीजेपी के पावर में आने से पहले फारूक अब्दुल्ला भी एक स्टेटमेंट देते हैं। मोदी साहब क्या कर लेंगे? 370 की बात करते हैं, वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो 370 को नहीं छू सकते। पर
जब 5 अगस्त 2019 को बड़ी प्लानिंग के साथ बीजेपी आर्टिकल 370 को हटा देती है। इसके बारे में ये लोग कहते हैं कि आर्टिकल 370 को बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाया गया। सारे कश्मीरी लीडर्स को हाउस अरेस्ट में रखकर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया और खुद ही डिसीजन ले लिया। कश्मीर की स्पेशल पावर्स छीनकर उसे स्टेट से भी डिग्रेड कर यूनियन टेरिटरी बना दिया। आज कश्मीर के अंदर मिलिट्री प्रेजेंस इतनी ज्यादा है कि कश्मीरियों में हमेशा डर का माहौल रहता है और इस पूरी सिचुएशन में परेशानियां झेलता है एक आम कश्मीरी, क्योंकि कई इनोसेंट्स और बेकसूर कश्मीरी इन सब के बीच में मारे जाते हैं। बात सच है, मिलिट्री की इतनी जरूरत ना ही पड़े तो अच्छा है, लेकिन जब मिलिट्री नहीं थी तो कितने मासूमों की मिलिटेंट्स ने जान ले ली। और जहां तक बात है आर्टिकल 370 की, तो कश्मीर को आर्टिकल 370 हटने से पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिले हैं। टूरिज्म सेक्टर ने कितना ग्रो किया, डेवलपमेंट हुई, मिलिटेंसी लगभग खत्म हो गई। कबूतरों के बगैर यहाँ कोई होता ही नहीं था। आज पब्लिक भी है, ट्रैफिक भी है, एवरीथिंग इज ओके। और क्या है, नो कंप्लेंट। आज के कश्मीर और उस टाइम के कश्मीर में जमीन आसमान का फर्क है। आज कश्मीरियों के पास एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, इसलिए पाकिस्तान उनको माइंड वॉश भी नहीं कर पाता। अभी जो पालगम अटैक हुआ उसमें भी लोकल्स ने काफी मदद करी विक्टिम्स की। और ऐसा भी नहीं है कि कश्मीर सिर्फ एक कम्युनिटी का है। कश्मीर में हिंदू, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, सिख सब साथ रहे हैं और अब ये चीज कश्मीरी भी समझ रहा है और टूरिस्ट का वेलकम कर रहा है। और जो लोग आज़ाद कश्मीर की बातें करते हैं उनको कैसे लगता है कि 3 न्यूक्लियर कंट्रीज के बीच में कश्मीर सर्वाइव कर जाएगा। पहले भी जब कश्मीर इंडिपेंडेंट था तो वो पाकिस्तानी था जिसने उस पर अटैक किया था और वहाँ पर तबाही मचा रहा था। इनफैक्ट अब तो खुद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आखिरी चीज, कश्मीरी पंडित्स। आज कश्मीरी पंडितों को उनके घर से निकाले हुए 35 साल हो चुके हैं। कश्मीरी पंडितों को वापस सेटल करने की सरकार कोशिश तो कर रही है, लेकिन कश्मीरियों के दिल में 1990 की वो रात आज भी जिंदा है। होपफुली दुनिया कश्मीर की मिलिटेंसी की जगह वापस से वो इतिहास देख पाए जब कश्मीर को लैंड ऑफ विजडम कहते थे। होपफुली दुनिया देख पाए इन सारे कल्चर्स की असली कश्मीरियत। दिस वॉज द फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। थैंक यू।